अभिवादन कीजिए। दोनों हाथों से ताली बजा के अपने प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करिए। राजपथ को कर्तव्य पथ में परिणत करने वाले हे महानायक लोकनायक, आपका बाबा सुंदरनाथ धाम, मां खड़गेश्वरी, रेणु की महिला आंचल एवं बढ़ती परी कथा की पृष्ठभूमि पर आपका आगमन हम अररिया लोकसभा के समस्त जनता का आपका मिलकर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस प्रेरणादायी आनंदमय क्षण में मैं कुछ भी बोलूं तो कम होगा। मैं सिर्फ शुभकामना कर सकती हूँ, सिर्फ शुभकामनाएं आपके लिए कर सकती हूँ। सत्हस्त समाहरा, शास्त्र हस्त संकिरा, कृतस्य कार्य छे असुबाधि समावह। जय श्री राम। जन जन के मन भावक, कन कन में विराजमान हमारे महानायक मोदी की जय हो। अब लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह बाबा सुंदरनाथ धाम का प्रतीक चिन्ह देकर एवं अंगवस्त्र धूप का माला पहनाकर महानायक श्री नरेंद्र कुमार मोदी का स्वागत कर रहे हैं। जय श्री राम। पुनः जय भाजपा, जय भाजपा। अब की बार अब हमारी पूर्व विधायिका देवयंती यादव, चांदनी देवी, बीणा देवी, रानी यादव बाबा पशुपतिनाथ का प्रतीक चिन्ह उपहार में प्रदान कर रही हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी महिलाएं हमारे प्रधानमंत्री को अपना उपहार प्रदान कर रही हैं। नारी बंधन अब पंडित अजय झा भगवान परशुराम का तस्वीर उनको भेंट स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। विधायक जी विजय मंडल, विद्यासागर केसरी, जयप्रकाश यादव, अच्युत ऋषिदेव, महर्षि मेही सत्संग सुधा सागर पुस्तक भेंट कर रहे हैं। मोदी सरकार भेदभाव की बाधा तोड़े, वैर दोष के गीत को छोड़े, जाति धर्म से ऊपर उठकर आओ मिलकर युग को मोड़े का नारा देते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का बोले मूल मंत्र लेकर सुशासन का परिचय देने वाले हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आपके सामने हैं। आपके दिल की आवाज सुनने के लिए, आपके मन की बात को सुनने के लिए आपके सामने है। अब आप लोगों के सामने माननीय मंत्री जी के स्वागत में विजेंद्र यादव, ऊर्जा मंत्री, बिहार सरकार, कुछ संबोधन देंगे। प्रधानमंत्री जी, अनेश्वर नाथ रेणु की इस धरती पर आपका स्वागत करते हुए हम तमाम लोगों को अपार हर्ष हो रहा है। 2-3 बात केवल आपके सामने मैं इस इलाके का रख करके अपनी बात खत्म करूंगा। महोदय, आपने हाल ही में महान कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी को देश रत्न की उपाधि दिया है। स्वामीनाथन साहब की एक रिपोर्ट का मैं जिक्र करना चाहता हूं। एक कमेटी भारत सरकार ने बनाया था, फूड सिक्योरिटी एक्ट, अनाज कहां से आएगा। उन्होंने लिखा उसमें कि प्रथम कृषि रोड मैप जो बना था 60 के दशक में, वेस्टर्न यूपी, पंजाब और हरियाणा उसको घोषित किया। ईस्टर्न इंडिया मरहूम रहा। अब पानी की कमी के चलते उस इलाके में उपज घट गई है। सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन ईस्टर्न इंडिया से प्रारंभ होना चाहिए और उत्तर बिहार
चूंकि हिमालय के बेसिन में है, तीन फसला जमीन केवल दुनिया में उत्तर बिहार में है, और हिमालय के बेसिन में रहने से कैनेलियर रिवर 12 नदी है। जब गर्मी फपती है तो अन्य नदियां सूख जाती है। उत्तर बिहार की नदियां बर्फ से पिघलने से पानियों से भर जाती है। हल्की भी वर्षा होने पर बाढ़ आ जाती है। इसलिए सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन का न्यूक्लियस उत्तर बिहार को बनाना चाहिए। इसी से संबंधित एक कोसी मेची लिंक परियोजना 7,300 करोड़ की आपके भारत सरकार के पास आपके कृपा और आपके आशीर्वाद के लिए भेजने का काम किया गया है। अगर ये हो जाता है तो इस इलाके में मक्का की उपज और बढ़ेगी, गेहूं की उपज और बढ़ेगी। इसके साथ ही अब मैं आप लोगों के सामने चिराग पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मैं बुलाना चाहूंगी। भारत माता की अब की बार। इस सम्मानित मंच पर मौजूद हम सबके गौरव, हम सबके अभिमान, हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर अररिया से हमारे एनडीए के प्रत्याशी भाई प्रदीप सिंह जी, मौजूद यहां पर सुपौल से हमारे एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय दिलकेश्वर कामत जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर तमाम एनडीए के वरिष्ठ नेतागण, मौजूद यहां पर तमाम आदरणीय मंत्रीगण, मौजूद यहां पर तमाम आदरणीय विधायकगण, मौजूद यहां पर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम मजबूत पदाधिकारी साथी, तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको चिराग पासवान का प्रणाम। साथियों, आज जब दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, आप लोगों को कुछ कहने बताने की जरूरत नहीं है। आप सबने मन बना लिया है और जनता आज की तारीख में हम नेताओं से कई आगे है। जो विश्वास प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में अपने कार्यों से अर्जित किया है, जिसको हम सब प्यार से मोदी की गारंटी कहते हैं, वो विश्वास इतना ज्यादा है कि आज किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि एनडीए के किस प्रत्याशी के प्रति आप मतदान करें, किसको आप जिताएं, क्योंकि ये मन आप लोग बना चुके हैं। कारण है इसके पीछे, कारण है जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक के बाद एक देश में गरीब कल्याण की योजना लेकर आए, जिसने भारत की न सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, बल्कि बुनियादी जरूरतों तक, महिलाओं के शौचालय तक की चिंता प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया। एक तरफ जहां हमारा एनडीए गठबंधन विकास के मुद्दे पर हर रोज आगे बढ़ने का काम कर रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अररिया के ई पावन धरती मां अहाँ सबके प्रणाम करे छी। अररिया फणीश्वर नाथुरायण जी की भूमि है और जब भी मुझे यहां आपके बीच आने का अवसर मिला है, हर बार बाबा मदनेश्वर और मां काली की कृपा और आप जनता जनार्दन, आपका भरपूर आशीर्वाद मिला है। आज भी अररिया और सुपौल का ये स्नेह मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप
आपके इस कर्ज को उतारने के लिए मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और तीसरे कार्यकाल में आपके हित में, देश के हित में और ज्यादा बड़े फैसले देश लेने वाला है। साथियों, मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में इन दिनों जनता जनार्दन के आशीर्वाद मांगने के लिए जा रहा हूं और देश के कोने में जहां जहां गया, शहर हो, गांव हो, पुरुष हो, स्त्री हो, युवा हो, युवती हो, पूरे देश एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाई और बहनों, आज दूसरे चरण का मतदान भी चल रहा है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। मेरे सभी मतदाताओं से, विशेषकर युवा वोटर से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए जाएं। मैं जानता हूं गर्मी का समय है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हमें देश के हित में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट देने का अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए। हमें एक कदम भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और मेरा तो आपसे भी आग्रह है, जब आपके यहां मतदान का दिवस हो, हर पोलिंग बूथ में यात्रा निकाल करके 20-20, 25-25 लोग गीत गाते गाते, थाली बजाते बजाते, उत्सव मनाते मनाते पोलिंग स्टेशन पर वोट देने के लिए जाना चाहिए। पोलिंग बूथ पर उत्सव का वातावरण होना चाहिए। ये लोकतंत्र है। प्रचार में कितनी ही तू मैं चलती रहे, लेकिन मतदान का दिन पूरे इलाके का उत्सव का दिन होना चाहिए। साथियों, 2024 का ये चुनाव भारत को आर्थिक और सामरिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए चुनाव है और इसमें बिहार के आप सभी मेरे जागरूक भाई बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। गुलामी के लंबे कालखंड से पहले जब बिहार समृद्ध था, तब भारत एक महाशक्ति था। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए चल पड़ा है, तो बिहार की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। बिहार के लोगों की प्रतिभा, यहां के लोगों की बौद्धिकता, यहां के लोगों की परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखाने का जो जज्बा है ना,
ऐसा जज्बा कहीं और देखने को नहीं मिलता। बिहार के इस सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए दिल्ली में आपका ये सेवक और यहां बिहार में हमारे नीतीश जी और उनकी पूरी टीम पूरी शक्ति से काम कर रहे हैं। साथियों, आरजेडी कांग्रेस के इंडी गठबंधन को ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। इतना ही नहीं, गरीबों को तो वोट डालने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन, उनको तो डंडे के चोट पे घर के बाहर निकलना मना कर दिया जाता था। अब जब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है, तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए, ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए। यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे।
इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है। लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे। भाइयों बहनों, आज का दिन लोकतंत्र के लिए शुभ दिन है। आज का दिन लोकतंत्र के लिए विजय का दिन है। मेरे साथ मैं नारा बुलवाता हूं, बोलिए। मैं कहूंगा लोकतंत्र, आप कहे जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र। मैं दूसरा नारा बुलाता हूं, बाबा साहब आंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब आंबेडकर। इंडी गठबंधन के हर नेता को देश की जनता की माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? साथियों, आज देश में राजनीति की दो मुख्य धाराएं बन गई। एक धारा बीजेपी और एनडीए की है, जिसका मकसद है देश के लोगों को सशक्त करना, हर लाभार्थी के दरवाजे तक खुद जाकर उसे लाभ पहुंचे। इसके विपरीत एक ऐसी धारा है कांग्रेस और आरजेडी की, इंडी गठबंधन वालों का मकसद है देश के लोगों दाने दाने का मोहताज बना दिया। किसी के पास खेत खलिहान है तो नौकरी के बदले उसकी जमीन छीन लो। किसी पास नौकरी है तो तनख्वाह छीन लो। किसी के पास गाड़ी है तो गाड़ी छीन लो। कल कांग्रेस आरजेडी इसी तरीके से एसटी एससी का हक भी छीनने का पाप करेगी, ये मैं आपको चेताना चाहता हूं। साथियों, तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस आरजेडी जैसी पार्टियां इतनी धंस गई हैं कि उनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता। संविधान की भावना मायने नहीं रखती। बाबा साहब आंबेडकर की बात मायने नहीं रखती। 2011 में जब दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस की सरकार थी, ये आरजेडी वाले सरकार में थे, तब उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण का हिस्सा छीनकर, डाका डालकर धर्म के आधार पर वोट बैंक को आरक्षण देने की मंजूरी दे दी थी। उस समय जागरूक कोर्ट ने इन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। बावजूद इसके ओबीसी कोटे से अपने वोट बैंक को आरक्षण देना सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी इन्होंने घोषणा पत्र में रखा। साथियों, जब मैं कांग्रेस द्वारा
सिर्फ मुसलमानों को प्राथमिकता दिए जाने की बात करता हूं, इंडी गठबंधन का भेदभावपूर्ण रवैया देश के सामने रखता हूं, तो कुछ लोग आग बबूला हो जाते हैं। उनकी पूरी इकोसिस्टम पिछले एक सप्ताह से मेरे बाल की खाल उधेड़ रही है, मेरे बाल नोच रही है। आज मैं इन सबको चुनौती देता हूं। पहले तो समझ ले, 25 साल हो गए, आपने मुझे बहुत डराने की कोशिश की, अभी तक नहीं डरा पाया। अब कोशिश बंद कर दो। साथियों, इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम, जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। जो मीडिया पहले के बयान को गलत ठहरा रही थी, उसने भी चुप्पी साध ली है। और मैं दिल्ली में उन मीडिया के लोगों को रात देर जाकर के देखा था। मैं आज उनकी व्यक्तिगत रूप से आलोचना करना नहीं चाहता और नहीं ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहता, लेकिन मैं देख रहा था, बिना सबूत, बिना जानकारी, बिना फैक्ट चेक किए एकदम से मोदी पर हमला बोलने के लिए नए नए शब्दों का श्रृंगार कर रहे थे। आज वीडियो सामने आ गया है। मेरा तो मीडिया से आग्रह है कि वो इस वीडियो, मनमोहन सिंह जी के वीडियो को देश को दिखाने की हिम्मत करें, जरा देश की जनता को जागरूक करें। नहीं करेंगे, ये इनका इकोसिस्टम है, देखना आप, शाम तक गोलमोल करके डिब्बे में बंद कर देंगे। देश को भी जानना चाहिए कि इंडी गठबंधन ने 10 वर्षों तक किस मानसिकता से सरकार चलाई। भाइयों बहनों, मैं खुल करके कह रहा हूं, पहले दिन से कह रहा हूं, इस देश के जो संसाधन है, इस देश की जो भी संपत्ति है, इस देश की जो भी संभावनाएं हैं, अगर उस पर पहला किसी का हक है तो मेरे देश के गरीबों का, मेरे देश के मजदूरों का, मेरे देश के खेत में मजदूरी करने वाले किसानों का है, मेरे देश में गरीबी में जीने वाली मेरी माताओं बहनों का हक है। किसी भी धर्म के क्यों न हो, लेकिन अगर वो गरीब है तो पहला हक उस गरीब का है। ये मोदी की सोच है। कांग्रेस ने जिस तरह अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए देश के हिंदुओं के साथ भेदभाव किया, पक्षपात किया, आज कांग्रेस की कलई खुल गई। साथियों, इस बार भी जो मुस्लिम लीगी घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है, और मैंने पहले दिन कहा था, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। और उसका भी सार यही, सत्ता के लिए छटपटा रहे लोग संविधान तक बदलने की हद तक जा सकते हैं। भाइयों और बहनों,
यहां नीतीश जी के नेतृत्व में इतने सालों से हम मिलकर सरकार चला रहे हैं। हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमने किसी से कुछ नहीं छीना, संविधान के हिसाब से सबको ध्यान रखा। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां अपने स्वार्थ में संविधान की मूल भावना के खिलाफ जा रही है। भाइयों और बहनों, जब कोई भी देश आगे बढ़ता है तो उसके नागरिकों की संपत्ति भी बढ़ती है, उनकी कमाई भी बढ़ती है, उनके अवसर भी बढ़ते हैं। बीते 10 वर्षों में भारत की भी संपदा, भारत के संसाधन कई गुना बढ़े हैं। अब आप मुझे बताइए, ये जो देश के संसाधन है, इन पर पहला हक गरीबों का है कि नहीं है? मेहनतकश लोगों का है कि नहीं है? जो देश को बनाते हैं उनका हक है कि नहीं है? ये हक आपका है और मोदी आपका है। ये हक गरीब का, दलित का, पिछड़े का, आदिवासी का है। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि इन संसाधनों पर पहला हक उनके वोट बैंक का, खास लोगों का है। कांग्रेस ने कहा है कि वो आप लोगों की संपत्ति का, आपकी जमीन का, आपके खेत का, महिलाओं के गहनों का, स्त्री धन का, अरे मंगलसूत्र की भी जांच करवाएंगे। उन्होंने घोषणा की वो एक्सरे लेकर गया, एक्सरे निकालेंगे अगर सरकार उनकी बनी। और आपके घर में क्या पड़ा है, कहीं गहना दबा के छुपा के तो नहीं रखा, ये सारा हिसाब किताब निकालेंगे। और फिर आपके पास जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति होगी वो छीन कर उसे अपने लोग वोट बैंक को दे देंगे। मुझे बताइए, आपके हक का, आपकी मेहनत की कोई भी चीज ये अगर छीनना चाहते हैं, ये खुली लूट होगी कि नहीं होगी? ये खुली लूट होगी कि नहीं होगी? साथियों, हमारे गांवों में सामान्य परिवार के पास कच्चा पक्का छोटा सा घर होता है, खेत खलियान होता है। कई बार खेत घर अपने पुरखों से, माता पिता से मिलते हैं और कई बार वो खुद भी खरीद लेता है। आप सोचते हैं कि आपके जाने के बाद ये आपकी संपत्ति आपके बच्चों के काम आएगी। लेकिन कांग्रेस ने एक नई योजना बनाई है कि आपकी संपत्ति को भी आप अपने बच्चों को पूरी नहीं दे पाएंगे। वो कहते हैं 50% से ज्यादा, आधे से अधिक संपत्ति ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि आरजेडी वाले उनकी सरकार बनेगी तो जब तक कर लेंगे, सब तक छीन लेंगे। आप अपने बच्चे को जो संपत्ति देना चाहते हैं, आपके गुजर जाने के बाद कांग्रेस उस पर 55% टैक्स लगाना चाहती है। और इसलिए आज देश में एक नया नारा गांव-गांव से सुनाई दे रहा है, हर गरीब के घर से सुनाई दे रहा है और नारा कह रहा है, कांग्रेस की लूट, नए कांग्रेस की लूट, नए ट्रेन हो, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी में चिन्ह पर प्लांट से किसानों हर बूथ पर भारी मतदान। ऐसा ही काम बिहार में नया निवेश लगाए लाएगा और निवेश से नौकरी मिले। अररिया से 7 मई को मेरे साथी की ताकत भाई प्रदीप कुमार सिंह और सुपौल से हमारे जेडीयू के साथी दिलेश्वर कामेश जी को ऐसे आप जो वोट देंगे ना, वो वोट सीधा मोदी को। इस क्षेत्र में तो घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वोट करवाएंगे। मेरा एक और काम करिएगा, घर घर जाइएगा और कहिएगा कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है,
मेरा प्रणाम हर घर को पहुंचा देना। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जिंदाबाद।